प्रैक्टिकली जस्ट रेज योर हैंड्स, लेट मी सी। कितने लोगों ने अभी तक की डेट में अपने अपने पीएचडी टॉपिक्स फाइनल कर लिए? 1 2 3। हु एल्स? जस्ट मी। ओके, एचआर वाले कितने लोग हैं? कितने लोग एचआर में करना चाहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ना करके मार्केटिंग में कितने लोग हैं? ओके, ओबी में कितने? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कितने लोग हैं? 2-3 लोग हैं। ओबी, एचआर, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कोई नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। फाइनेंस में? अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डेटा साइंसेस में कोई भी नहीं है? फिनटेक फाइनेंस में ही आएगा, ठीक है। ओके, लेट अस बिगिन इन दैट केस। सी व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड अबाउट इज, हम जब भी पीएचडी का टॉपिक डिसाइड करते हैं या कुछ भी करेंगे तो हम एक एस्पेक्ट जरूर से देखते हैं, और वो क्या एस्पेक्ट होता है? वो एस्पेक्ट होता है आपकी टॉपिक का व्हाट इज इट? मार्केटेबिलिटी। जितना टॉपिक की मार्केटेबिलिटी होगी उतना ही आपके पीएचडी का आगे जाके रेलेवेंस होगा। नीडलेस टू से, एक तो डॉक्टरेट डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कहीं इंटरव्यूज में जा रहे हो तो आपसे पूछा जरूर से एक चीज जाएगा कि आपकी पीएचडी का टॉपिक क्या था। अगर हमने कोई घसीटा टॉपिक बोल दिया जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया या कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, तो ऐसी टॉपिक्स का रिलेवेंस काफी कम रहता है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें ये टॉपिक्स ढूंढने होंगे जिनका रिलेवेंस आगे से 5 साल बाद होगा। कैन यू ऑल गेट माई पॉइंट? ठीक है। तो जब मुझे रेलेवेंस की बात आएगी तो मैं सोचूंगा कि मार्केटेबिलिटी यहाँ से 5 साल बाद कौन से टॉपिक्स में होनी चाहिए। जैसे अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाता है? फिनटेक का। फिनटेक क्या? फिनटेक है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। और क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 5 साल 10 साल जब भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आएंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाएगा, रेलेवेंस और बढ़ जाएगा। जब हम मार्केटिंग में आते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक है जिसका रेलेवेंस आपको लग रहा हो कि बहुत आगे आने वाला है? एनीवन फ्रॉम मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग बहुत पुराना है, 2012 में मेरे कलीग ने कर रखी थी। और कोई? ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन एचआरएम 2012-13 में बहुत लोग कर रहे थे, थिंकिंग कि 2018, 19, 20 में उसका एज आएगा। आपकी पीएचडीज 2022 में स्टार्ट हो रही है, 2025 तक जाएंगे, लेट अस सपोज ऑन द सेफर साइड। तो 2025 से 2030 में ऐसा कौन सा टॉपिक है? ग्रीन मार्केटिंग नहीं आएगा, ग्रीन प्रोडक्ट, ग्रीन कुछ नहीं ऐसा आएगा। ग्रीन आप हट जाओ, ग्रीन वाला एनवायरमेंट ही खत्म हो जाएगा। बिटकॉइन तो आपका फाइनेंस आ गया, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। एनीवन? Social media analytics. In case people are thinking of writing anything with reference to marketing, they should start thinking on the verge of social media analytics. Social media के जितने भी नए टूल्स आ रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस किस लेवल पर है, किस लेवल पे यूज हो रहा है, और आगे जाके इंडियन सेगमेंट को केटर कैसे करेगा, वो कहीं ना कहीं से क्या आएगा? सोशल मीडिया एनालिटिक्स से ही आएगा। मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर। एचआर में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं? यस, थोड़ी तेज। एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स को थोड़ा और अगर आगे सोचें तो ह्यूमन कैपिटल। एचआर में कितने लोग कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स, लेट मी सी। 5, 6, 7 और नाम सिर्फ एक आया। यस,
एचआर में कौन सा टॉपिक? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस तो हमेशा से ही रहा है, पुराना हो गया। हालांकि कोविड टाइम्स के बाद फिर से रेलेवेंस आ गया, बट स्टिल। और कौन सा टॉपिक हो सकता है एचआर में? यस यस, एनीवन एनीवन। टैलेंट मैनेजमेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव कर सकती है रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस को, ठीक है? ओके, दैट इज वन गुड टॉपिक। और रिवॉर्ड सिस्टम की हम बात करें एम्प्लॉइज पे, तो रिवॉर्ड सिस्टम तो पहले भी था, आज भी है। तो क्या फर्क है? 2012 में भी हम ये टॉपिक सेलेक्ट कर सकते थे, 2022 में भी। सी, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इस कारण समझना जरूरी है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर 2025 के बाद उस टॉपिक का वहां पे क्या जाके चैलेंज होगा, ठीक है? अगर हम रिवॉर्ड सिस्टम की भी बात करें तो हम रिवॉर्ड सिस्टम, एक होता है जेन ज़ेड, एक होता है जनरेशन वाई, एम्प्लॉय कैटेगरीज। तो हमको कहीं ना कहीं ये सेग्रीगेशन करना जरूरी पड़ जाएगा कि आखिर हम रिवॉर्ड सिस्टम भी देख रहे हैं तो कौन से सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए देख रहे हैं, पुराने एम्प्लॉइज के लिए देख रहे हैं या नए एम्प्लॉइज के लिए देख रहे हैं? क्योंकि जब दोनों की स्टडी करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ठीक है? मुझे किसकी करनी चाहिए? मुझे करनी चाहिए जो कि उस एज के होंगे, जो बिल्कुल ही लेटेस्ट होंगे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंटरफेस डिफरेंट होगा। एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप किसी ने क्यों नहीं लिया? शायद ये ऐसा एरिया है जिसमें लोग अगर ढूंढने की कोशिश करें तो काफी अच्छी आइडियाज मिल जाएंगे। होता नहीं है, राइट? फाइनेंस, एचआर, आईटी हो सकता है, राइट। इस वजह से कोई शायद एंटरप्रेन्योरशिप पर किसी ने फोकस नहीं किया, मतलब इसमें डेटा कलेक्शन होता है और हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हाँ, डेटा तो शेयर करने नहीं चाहिए। डेटा कलेक्शन एक डिफिकल्ट चैलेंज होगा। एक, जैसे उन्होंने ये भी बताया कि ऑब्वियस सी बात है कि हर एक का स्पेशलाइजेशन अलग होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन मेरा पहले से ही क्लियर है कि मैंने मार्केटिंग कर रखे है तो मैं मार्केटिंग में ही पीएचडी करना चाहता हूँ, ठीक है? या फाइनेंस में किए तो मुझे फाइनेंस में ही करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमें एक बार ये जरूर से सोचना चाहिए कि इज इट अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई ऐसा डोमेन पकड़े जहाँ की पीएचडी आपकी सेलेबल हो जाए। सेलेबल कैसे? गेट टू द इंस्टीट्यूट्स विच आर ऑफरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट, एंड फिर आप ये देखो कि अगर कहीं एंटरप्रेन्योरशिप मिल रहा है तो वहां पे आपको एक चीज देखेंगे कि फैकल्टीज की कमी देखेंगे। क्यों दिखती है बताए? क्योंकि पीएचडीज ही नहीं अवेलेबल होती है, क्योंकि सबको फाइनेंस पे करनी है, सबको जॉब सेटिस्फैक्शन पे करनी है, सबको एचआर एनालिटिक्स पे करनी है, तो घूम फिर के वही जो 15-20 टॉपिक होंगे वही रेप्लिकेट होती है, वही रिपीट होती हैं। और क्योंकि इतना ज़्यादा रेपिटेशन है कि कुछ ऐसे फील्ड जो होते हैं वो बिल्कुल ही नॉन चेक्ड होते हैं। हमें वो एरियाज ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? इस कारण नहीं क्योंकि मुझे जल्दी से पीएचडी करनी है, मुझे इस कारण करनी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ से क्या मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप पे दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देयर पीएचडीज मस्ट थिंक ऑन दिस बेसिस, क्योंकि अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल में पीएचडी है तो इट विल गो वन स्टेप फॉरवर्ड इन टेकिंग योर करियर फॉरवर्ड। ये मेरा कहना है, इसका ये मतलब नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप ही सब्जेक्ट उठा के स्टार्ट करते हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है और कोई अगर रिजिड माइंडसेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये बात की जा सकती है। एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसके अलावा कौन सा न्यू डोमेन है मैनेजमेंट रिसर्च की? टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में क्या
तो टूरिज्म के साथ हम एक चीज और जोड़ लेंगे, हॉस्पिटैलिटी, और किसी ने याद कराया मुझे कि हेल्थ भी था, हाँ सर, हेल्थ केयर एनालिटिक्स। हेल्थ केयर एनालिटिक्स, तो इसमें अक्रेडिटेशन कैन ऑल्सो बी देयर। राइट। जितने कॉमर्स वाले जस्ट रेज योर हैंड्स, कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? ओके। अगर हम टूरिज्म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, या हम हेल्थ केयर की बात करें, तो ये सब डिफरेंट डायमेंशन है। मैनेजमेंट के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, या कॉमर्स में एक्सक्लूसिव नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि अगर हम इसको जस्टिफाई कर ले जाते हैं तो इसकी यूटिलिटी अपने में काफ़ी है। फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि इसमें यूएसपी आपकी खुद की है। These are the uncharted areas, and since the areas are uncharted, it becomes easy for you to actually develop your PhDs over it. ठीक है? नुकसान क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। अगर हम पुरानी ही टॉपिक्स पे फिर से PhD लाते हैं, सबसे ज़्यादा PhDs अगर किसी में होंगी तो आई गेस ग्रीन मार्केटिंग पे नहीं होंगी, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन पे हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर पे हो गई, या कैपिटल स्ट्रक्चर पे हो गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अभी तो चल ही रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज न्यू टॉपिक। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मेरी भी PhD है, ठीक है? तो ये जो कुछ एरियाज हैं, इन एरियाज का इशू क्या है? अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बने तो पूछा जाएगा आपसे कि उसमें आपकी क्या नॉवेल्टी है। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि आपकी PhD में ऐसा क्या है जो बाकी लोग की PhDs में नहीं है, पूछा ही जाएगा, ठीक है? या आपकी PhDs में ऐसा क्या चैलेंज था जो दूसरों की PhD से आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। तीसरा ये पूछा जाता है कि क्या आपकी PhD ग्लोबल PhD है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ग्लोबल PhD का मतलब बोले तो इंटरनेशनली वो कवर कर रहा हूँ। इंटरनेशनली कवर जरूरी नहीं है, लेकिन क्या उसका इंटरनेशनल रेलेवेंस है कि नहीं है। अगर आपने फिनटेक पे किया है, UPI पर किया है, ठीक है, या अगर आपने रिवॉर्ड सिस्टम पे किया और इसको आपने किसी कल्चर से रिलेट कर दिया है, ठीक, या अगर हमने टूरिज्म की बात की और टूरिज्म हमने ग्लोबल टूरिज्म की बात कर दी है, या अगर मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर की और मैं हेल्थ केयर को भी कहीं ना कहीं ग्लोबल रिलेट कर पा रहा हूँ। सोशल मीडिया एनालिटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी कंपनीज कवर कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली रेलेवेंस क्या हो जाएगा? ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है? फाइनेंशियल लिटरेसी है, इफ यू कम अप क्रिएटिंग अ मॉडल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड यू ट्राई टू जस्टिफाई कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मॉडल है सिर्फ इंडिया में नहीं लग रहा है, आपका ग्लोबल भी लग सकता है, ग्लोबली रेलेवेंट है, तो आपकी PhD ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ग्लोबल हो जाएगी। लुक फॉर एरियाज जहाँ पे आपने PhD से कोई पर्टिकुलर वर्किंग मॉडल का आगे कॉपीराइट या पेटेंट करा। यू गॉट माई पॉइंट? कॉपीराइट पेटेंट का मतलब पता है ना? मैं इसका बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडल जब बनता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली ओरिजिनल मॉडल बनेगा सब लोग, ठीक है? जब मॉडल हम कुछ नया ही बनाएंगे अपनी PhD में, तो उस मॉडल का कहीं ना कहीं हम अगर उस मॉडल का कॉपीराइट ले लें, ठीक है, या उसका हम कहीं ना कहीं पेटेंट करवा लें, तो हमारे लिए रेलेवेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, रेयर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब हम PhD कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि कोई 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उसका इंडियन अडाप्टेशन लेते हैं, राइट? कोई चीज़ केन्या में अगर इम्प्लीमेंट हो गई है और कोई वर्किंग मॉडल आया है, तो हम इंडिया के केस में क्या करते हैं? हम उसी मॉडल को क्या करेंगे? एडजस्ट करते हैं और अपनी PhD में क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी स्टडी के लिए कोई भी मॉडल का थोड़ा सा एडाप्टेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ला रहे हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई अपनी PhD में ग्लोबल रेलेवेंस होना चाहिए। अगर ग्लोबल रेलेवेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका रेलेवेंस या उसकी मार्केटेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके,
क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जब हम पीएचडी कर रहे होंगे, चाहे वो मैनेजमेंट की पीएचडी हो, चाहे कॉमर्स की पीएचडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो। डेटा कलेक्शन, कितने लोग बोले कि प्राइमरी डेटा यूज करेंगे यहाँ पे? जस्ट एज दैट लेट मी सी, कितने लोग सोच के चल रहे हैं प्राइमरी वाले हैं? अच्छा, प्राइमरी वाले कैसे प्राइमरी में हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे? कोई सोच सकते हैं? क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जो भी पेपर्स आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हाँ। उनको फर्दर इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी अच्छा। टॉपिक को देखने से अच्छा है कि न्यू रिलेवेंस टॉपिक ही हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे जो सेकेंडरी सोच के रखे हैं कि हम सेकेंडरी ही यूज करेंगे? एक, यस। सेकेंडरी कहाँ से, क्या है टॉपिक आपका? यस, लाउड डाउन। व्हाट इज योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट? टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लेदर इंडस्ट्री टॉपिक नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ लेदर इंडस्ट्री। ओके, लेदर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ऑफ व्हाट? इंडिया। अच्छा ठीक है, सेकेंडरी डेटा से ही लेते हैं, सेटल डाउन। ओके, प्रॉब्लम पीएचडी में डेटा कलेक्शन की लोग बोलते हैं, डेटा कलेक्शन की आती है, आता नहीं है डेटा कलेक्शन का प्रॉब्लम आएगा डेटा कलेक्शन का ऐसे केसेस में जहां पे डेटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जीडीपी का जैसे चेंज हो रहा होगा। हम स्टार्ट करते हैं, अभी 2022 चल रहा है, 2024 से मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया। बाय द टाइम रिव्यू हुआ, फिर रिव्यू हुआ, अच्छी तरह से और रिव्यू हो गया 2026 में। आपका जो डेटा है वो तो 2024 का ही है। जब 2024 का डेटा है, 2026 में हम जाके उसमें एनालिसिस करके सबमिट करेंगे। 2028 तक में उस जीडीपी और वो सारे फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो चुकी होगी। फॉर द रीजन कि आपको पता है कि इकोनॉमी इतनी फ्लक्स में है इस समय कि अगर आपने डेटा थोड़ा सा भी पुराना लिया है तो आपके सुपरवाइजर्स कैन इजली आस्क यू टू गो से एंड गो गेट योर डेटा अपडेटेड। तो मेक श्योर कि आपको डेटा अपडेशन के केस में इशू नहीं है। डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि अब गूगल फॉर्म वाला समय आ गया है तो लोग सोचते हैं कि गूगल फॉर्म बनाया और जल्दी से भेज दिया और हो गया, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा अगर हमने सारा डेटा जल्दी से गूगल फॉर्म में भरवा लिया? टाइम किसी के पास है नहीं, पहली चीज। थैंक्स टू योर जूम, थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स, अटेंशन स्पैन आपको ऑलरेडी 20 मिनट से कम का हो गया है। तो जब 20 मिनट से कम का होगा और आपका गूगल फॉर्म होगा या कुछ भी होगा तो कितनी ईमानदारी से लोग बनने वाले हैं ये आपको ही पता है। प्रॉब्लम आने वाली है डेटा भरवाने में, ठीक है। और जब डेटा भरवाने में ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चनर ना भरवा के आप क्या करेंगे? क्या बनना चाहिए? शेड्यूल लेना चाहिए। सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट क्वेश्चनर, यू शुड ऑलवेज थिंक क्वेश्चनर नहीं होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। क्वेश्चनर अगर 600 का भी है और शेड्यूल आपके पास सिर्फ 250 का भी है तो शायद शेड्यूल आपका 250 का भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन एरर वहाँ पे नहीं आएगा अगर सही से हमने कोड कर लिया। और क्वेश्चनर अगर हमने भेजा तो ज़रूरी भी नहीं है कि टारगेट रिस्पोंडेंट आपका बनेगा ही। टाइम टेकिंग भी तो बहुत हो जाएगा, तो 2.5 तो टाइम की तो आपके पास कमी नहीं है ना, 3 साल तो आपको मिनिमम मिले ही है। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात कर लें तो पहले 6 महीने तो हमें, पहले साल तो हमें कोर्स वर्क ही कर लेना है, ठीक है। इस कोर्स वर्क में ऑलरेडी आपका लिटरेचर रिव्यू कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ राइट, तो वो अगर हम इंक्लूड भी कर रहे हैं तो हमारे पास 6 महीने का ही तो लिटरेचर रिव्यू करना है। क्या 6 महीने में लिटरेचर रिव्यू नहीं हो पाएगा? ऑन एन एवरेज यू ओनली नीड टू रीड 15 to 20 रिसर्च पेपर्स इन अ मंथ। अब अगर वो नहीं पढ़ पाएंगे तो पीएचडी के लिए सोचना बेकार है। आई अंडरस्टैंड एवरीवन इज वर्किंग आउट राइट है, बट करना तो पड़ेगा ही ना।
6 महीने साल भर के बाद तो वैसे भी डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना बहुत कम समय लगता है। 15 साल पहले चले जाएं तो 15 साल पहले सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी कि डेटा कलेक्ट करने में। फील्ड वर्क के लिए 6-6 महीने जाना पड़ता था, लोग छुट्टी लेते थे। उसके बाद फिर एनालिसिस करने के लिए उस समय MS एक्सेल ही था, SPSS उस समय ज़्यादा यूज़ में तो था नहीं। SPSS अगर हम देखें तो सब कुछ मेनू ड्रिवन है, डेटा अगर एंटर हुआ तो वो सब कुछ निकाल के दे देगा, भले वो डेटा वैलिड हो या ना वैलिड हो, राइट। तो SPSS विल कम अप गिविंग योर इंटरप्रिटेशन रिजल्ट, सब निकाल के वो दे देगा। डेटा निकालने, डेटा भरने के लिए गूगल फॉर्म भी आपके पास है, तो समय तो आपका उधर बच ही रहा है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या लिटरेचर रिव्यू से आपका रिसर्च गैप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और रिसर्च गैप कहाँ ढूंढना होगा? रिसर्च गैप आपको एग्जिस्टिंग डोमेन्स में ढूंढना होगा। आई एम अगेन टेलिंग, पहले क्लास में भी मैंने यही बताया था, आज भी मैं यही बता रहा हूँ, बिना मार्केटेबिलिटी के कोई टॉपिक नहीं उठाइएगा। 5 years डाउन द लाइन यू विल रिपेंट। अगर आप ये सोचो कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तब तो योर पर्पस इज सॉल्व्ड एनीवेज, पिक अप व्हिचएवर व्हाटएवर टॉपिक यू वांट। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आगे जाके किसी इंटरव्यू में जाना है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, इतने हल्के टॉपिक नहीं उठाएगा जिससे आप अपने PhD में कुछ नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। सेकेंडली, जितने लोगों ने अभी नहीं डिसाइड किया है, जो फाइनेंस पढ़ा रहे हो, फाइनेंस में जितनी एरियाज नए आ रहे हैं, कहाँ से मिलेंगे हमें नए डोमेन्स? कहाँ से मिलना चाहिए मुझे नए डोमेन्स? मार्जिन कहाँ से मिलना चाहिए? नए डोमेन्स कहाँ से मिलेंगे? अगर मुझे मैनेजमेंट की एरियाज या कॉमर्स में नई टॉपिक्स ढूंढने होंगे तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा? कोई बोल रहे हाँ पीछे क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिटरेचर रिव्यू में कहाँ से मिलेंगे? अगर मुझे मैनेजमेंट डोमेन्स ढूंढने हैं या मुझे कॉमर्स के डोमेन्स ढूंढने हैं, मुझे जर्नल्स पे जाना होगा और हर जर्नल के जितने भी आर्टिकल एक पर्टिकुलर सीजन में छपे हैं, उन्हीं सीजन से निकाल के ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से नई टॉपिक्स पे लोगों ने रिसर्च की है। कभी नया पेपर आया, लिटरेचर रिव्यू से नहीं जा सकते, वी हैव टू गो थ्रू टॉपिक्स ओनली। लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे? लिटरेचर रिव्यू तो जर्नल के थ्रू ही करेंगे ना। अगर हम एमरल्ड पे चले जाएं, एल्सेवियर में चले जाएं, ठीक है, तो एमरल्ड में जो लिस्टेड जर्नल्स होंगे, फाइनेंस वाले जर्नल उठा लेंगे और उससे हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन से फाइनेंस के नए पेपर छपे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि फाइनेंस में ये नया डोमेन है। दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट योर पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलर इज विद द केस ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। कॉमर्स में काफ़ी जर्नल्स हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अपने स्पेसिफिक जर्नल्स चलते हैं, मार्केटिंग के अपने स्पेसिफिक जर्नल्स हैं, डेटा साइंसेज और IT के भी बहुत सारे जर्नल्स हैं। उन जर्नल्स को शॉर्टलिस्ट करें। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एमरल्ड ऑब्लिक एल्सेवियर ऑब्लिक टेलर फ्रांसिस सेलेक्ट करें। उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद ही आप बेसिकली ये डिसाइड करें कि मुझे कौन से जर्नल में पेपर छापना है। छापने से पहले तो ये देखना है कि हमें कौन सा पेपर या कौन सा टॉपिक है जो समझ में आ रहा है। बहुत सारे मिलेंगे। राइट डाउन एज मेनी एज पॉसिबल। 50 टॉपिक लिख लो, 100 लिख लो, 100 में से समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा इजी है। 12th पास तो है नहीं, ग्रेजुएशन पास भी है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो इतनी तो समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है। एंड देन मैच योर स्किल स्ट्रेंथ विद द रिसर्च टॉपिक, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या करना है। सेकेंड, एरिया ऑफ रिसर्च आपको पता है। अब ये जब डोमेन मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा डोमेन है, मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे मार्केटिंग में ही करना है और मुझे सेगमेंटेशन का ही करना है। सेगमेंटेशन पे ही कोई नई रिसर्च हुई है, कोई नया फ्रेमवर्क बना है, मुझे उसी नई फ्रेमवर्क पे करना है। तो कौन सा जो फ्रेमवर्क है, क्या मुझे ऑनलाइन लेवल पे करना है या ऑफलाइन लेवल पे करना है? काफ़ी स्टडीज ई-कॉमर्स पे इस समय हो रही हैं, so even you can think on those lines, but the idea is to find out as many topics as possible. Do not decide
राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कि नहीं मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिनटेक पे लिखना है। एक होता है कि चलो लिखना है, बट एक होता है कि उसकी फीजिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, फीजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर ओन टाइम ऑल्सो, ठीक है। और क्या उस पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? एग्जिस्टिंग लिटरेचर कहाँ से मिलेगा? जैसे उन्होंने बताया था कि लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा, शोध गंगा से मिलेगा, एग्जिस्टिंग पीएचडी। जब हम एग्जिस्टिंग पीएचडी भी देखेंगे तो हम कौन से साल की देखेंगे? 2020, 2021 एंड ये जो 22 चले, 22 में पता नहीं कितनी अपडेट हुई है। हम सिर्फ इन्हीं 2 साल की में देख लेंगे कि कौन कौन सी पीएचडीज अपलोडेड हैं मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए, एंड उसी से ही ढूंढने में पता चल जाएगा कि कौन सी एरिया में हमें पीएचडी रेलेवेंस बेस्ड करनी है। टॉपिक डिसाइड कर लिया, रेलेवेंस से ये पता चल जाएगा कि कौन सा हम फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं, तभी डोमेन डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर पहले से ही माइंडसेट बन चुका है तो रिबूट कर ले, और रिबूट जरूरी है इसका, है ना, क्योंकि आगे 6 महीने के बाद आपको वो टॉपिक शायद बेकार लगेगा। बहुत लोग ये होते हैं कि मेरे ख्याल से सिनॉप्सिस तो अभी नहीं हुआ होगा ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, सर एक प्रेजेंटेशन हम लोग को देना है, एक प्रेजेंटेशन देना है, राइट। बिफोर थिंकिंग अबाउट योर सिनॉप्सिस, ठीक है, सिनॉप्सिस इज ओनली अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर पीएचडी। और सिनॉप्सिस में अगर आपने कोई चीज़ मेंशन कर दी है तो आगे जाके चेंज नहीं होती है, अनलेस बहुत ज़्यादा अगर आपका लगे कि नहीं बिल्कुल ही गड़बड़ है तो फिर चेंज होने का हो। ऐसे केसेस में हमेशा से इंश्योर कर लें कि सिनॉप्सिस से पहले ही हम सारी चीज़ें अपने एंड से फाइनल करके रिसर्च गैप निकाल दें। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है रिसर्च गैप मेरा यही है, मुझे इसी एरिया में ही करना है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं तो एक कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का इंटेंशन लेवल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन लेवल अगर मुझे करना है तो फिर मैं उस पर भी कर सकता हूँ। तो रिसर्च गैप पहले से ही अगर क्लैरिटी के साथ पता होगा तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सो माई फर्स्ट स्टेप इज टू लुक फॉर जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आएगी कि एमरल्ड, ऑब्रिक एल्सेवियर, ऑब्रिक टेलर फ्रांसिस का मेरे पास एक्सेस नहीं है। जब एक्सेस नहीं है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? हम तब भी ढूंढ लेंगे, क्यों? क्योंकि हर जर्नल आपको इतना तो एक्सेस देता है कि आपको टॉपिक्स के नाम पता चल जाएंगे। हमें रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अगर टॉपिक भी पता चल जाए तो शायद हम टॉपिक से वो चीज़ निकाल लेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ओके इसी सब डोमेन में मुझे काम करना है। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? यस सर। आगे ना, वेरी गुड। क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड नाउ। सर एक नया पेपर अभी आया है, जैसे डेमोग्राफिक्स सबसे जल्दी सर सेलुलोग्राफिक्स करके एक वेरिएबल आया है, उन्होंने सेलुलोग्राफिक्स का कॉपीराइट दिया है। क्या जैसे अगर हमको पेपर आगे लिखना है तो वेरिएबल यूज़ करना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं? उन्होंने कॉपीराइट दिया है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। See, the line of logic says कि इन केस अगर आप किसी के लिटरेचर को भी कोट कर रहे हो तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। एथिकली लेनी चाहिए, लेकिन लेते नहीं है, और हम लोग एज इट इज कोट साइट पैराफ्रेज रिफ्रेज करके रेफरेंस से मेंशन कर देते हैं। बट टेक्निकली इट इज ऑलवेज राइट कि आप उनसे परमिशन लो, उसके बाद ही आप उनको क्या करो, उनको कोट करो, ठीक। ओके, क्वेश्चंस और कौन कौन से सवाल हैं?
क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? और कौन से सवाल हैं? Yes. Digital? See, एक होता है नोवेल्टी कि टॉपिक्स में क्या नयापन है, राइट? लेकिन उस नएपन के चक्कर में हमें ये नहीं देखना कि हम ऐसा टॉपिक लेके फंस जाएं जिसके आगे हमें कोई डेटा नहीं मिले और कोई लिटरेचर नहीं मिले। मेरा मानना ये है कि दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो लिटरेचर होना चाहिए उसका, ठीक है, और एक दूसरा होना चाहिए कि उसका एग्जिस्टिंग हम डेटा कोलेक्ट कर पाए। कंसेप्ट इतना भी नया नहीं होना चाहिए कि जब हम उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढें तो उसका एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन काफ़ी कम हो। प्लस एक और इशू है, टॉपिक तो मैंने डिसाइड कर लिया, ग्लोबल रेलेवेंस बहुत था, हो सकता है उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका बेसिक कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो, या कोई वैसा डेटा अवेलेबल ही नहीं। बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन एनीथिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे यहाँ पे दिया हुआ ग्लोबली एलिवेंट था, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में दिया हुआ ही नहीं होता लिटरेसी के बारे में, तो शायद इस पे पीएचडी करना या रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होता। आप वो ज़रूर से ढूंढो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका ज़रूर से कोई जिक्र तो हो ही हो, अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। अगर हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर रहे हैं तो यू हैव टू एटलीस्ट सर्च फॉर इट वेदर देयर इज अ टॉक अबाउट इट। अगर उसके बारे में जस्टिफिकेशन, उसके बारे में कोई डिस्कशन, कोई स्टोरी है ही नहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और सिर्फ ग्लोबली रेलेवेंट है, तो बहुत डिफिकल्ट होगी। क्योंकि जब आपका आगे जाके सुपरवाइजर्स और जो भी एक्सपर्ट होंगे वो बोलेंगे कि आपने नए के चक्कर में आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा टॉपिक उठाया जो कि रिसर्च लायक नहीं है, और वो आएगा। काफ़ी बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉवेल्टी यू हैव कॉम्प्रोमाइज विद द एसेंस ऑफ रिसर्च, बिकॉज रिसर्च हैज़ टू बी रिसर्च एंड इट हैज़ टू बी डन एट द माइक्रो लेवल। बोलते हैं ना कि अगर ये आपका पेन है तो पेन का जो निब है उसके बराबर का आपका रिसर्च होना चाहिए, इतना प्रिसाइज होना चाहिए। तो जब प्रिसाइज ढूंढें तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे कहाँ पे आप प्रिसाइजली मेंशन कर पाओ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और टॉपिक फाइनल करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, बहुत जल्दी लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा आसानी से जो होता है वो यही होता है कि टॉपिक फाइनल हो जाता है। रात में सोए सुबह तक में 3 टॉपिक तैयार हो गए और वो 3 टॉपिक के साथ सारा जस्टिफिकेशन भी तैयार हो जाता है, और वो जस्टिफिकेशन अंतिम दिन किस दिन फंसता है, वो फंसता है वाइवा के दिन और प्री पीएचडी के दिन। क्योंकि जब ओपन डिफेंस करने आते हैं तो वो ओपन डिफेंस वाले लोग आते ही इस कारण थिंकिंग से है कि हम इसको रिजेक्ट ही करेंगे। फिर आपका वो पहला दिन और वो अंतिम दिन, उसी का जो बीच का गैप है वो फंसता है। ऑलवेज टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड अपॉन योर पीएचडी। जितना थिंग्स टू डू में आप कर सकते हैं, जितना चेकलिस्ट बना सकते हो, उतने ही चेकलिस्ट से आपको ये पता चलेगा कि ओके ये भी मार्केटेबल है, रेलेवेंट भी है, डेटा भी अवेलेबल है, कितने समय में हो जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, आपको भी तो पता होना चाहिए कि इसको लिखना भी खुद ही है, एंड फ्लैग फ्री होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। पैराफ्रेज और रिफ्रेज तो आजकल इतने टूल्स और टेक्निक्स आ गए कि लोग पैराफ्रेज करके उसको टर्निटिंग पर चला के माइनस कर लेते हैं, लेकिन किस लेवल पे होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आगे जाके शायद वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उस सॉफ्टवेयर के तौर भी है। अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। हाँ, अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं। देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर विच आर गुड इनफ कि वो अर्थ को अर्थ ही रख रहे हैं और फ्लैग भी कम कर दे रहे हैं। आजकल पीएचडीज और ज़्यादातर रिसर्च पेपर्स लिखे भी ऐसे ही जा रहे हैं, बट द थिंग इज वी हैव टू इंश्योर कि हम कहीं ना कहीं रिसर्च से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ओके, व्हाट एल्स? और किसी का स्पेसिफिक? हाँ सर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की फिजिबिलिटी डिनाइड होने की अगर करना हो, ओके, ठीक।
पहली चीज तो ये है कि हम जब थीसिस कोई भी लिखते हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी से स्टार्ट होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पे जाके एंड होती है। जब नया डोमेन होगा काम यही होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी नया डोमेन होगा तो पहले तो हम उसको एक्सप्लोर ही करेंगे। तो रिसर्च विल एनीवेज बिगिन विद एक्सप्लोरेटरी डिजाइन एंड इट विल एंड विद अ कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन, जो कि आपका होगा इन डिस्क्रिप्टिव से ही, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा? सपोज मैंने टॉपिक कोई बताओ, फिर मैं बताऊं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अगर हम यही बात कर लेते हैं तो अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो उसको एक्सप्लोर करेंगे कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितनी बात हुई है, बाहर के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बात हुई है, ठीक है। जितना एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोर क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे तो इसकी बाउंड्रीज हम क्या कर लेंगे? सेट कर लेंगे। जब मेरे पास बाउंड्रीज सेट हो गई, ठीक है, बाउंड्री सेट होने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, यहाँ पे कौन सा, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये फैक्टर्स ही तो हैं। जब एक्सप्लोरेटरी से निकल के आएंगे तो मुझे सिर्फ इनका जवाब देना, और ये कौन से में आएंगे? ये मेरे में आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। ये बाउंड्रीज तो मुझे डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस की मिल जाएंगी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से, ठीक है। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे तो मुझे इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, और ये कहीं ना कहीं मुझे डिस्क्रिप्टिव से मिल जाएगा। क्योंकि अगर मुझे इसका कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट मिल गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टडी है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को है कि नहीं? अगर ग्लोबल रेलेवेंस है, ग्लोबली तुम्हें मिल जा रहा है डेटा, लेकिन इंडियन परिप्रेक्ष्य में नहीं मिला डेटा या कुछ वैसी स्टडीज नहीं है तो मत करना। इस कारण नहीं करना क्योंकि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो प्रेजेंट तो पहले इंडियन लेवल पे करनी है, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं उस चीज़ का जिक्र तो शायद अगले 5 साल में नहीं होगा। दैट विल बी योर अटर बैड लक कि इनकेस सडनली आ जाए कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात कर रहे हैं। 4 साल पहले किसने बोला था कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग इतनी होगी और ऑनलाइन एजुकेशन इतना चलेगा? तो वंस इन अ केस इमरजेंसी आई और सारी चीज़ें ऐसी हो गई। और जिसने रिसर्च ऑनलाइन एजुकेशन पे कर रखी होगी 8 साल 9 साल पहले, काफ़ी रिसर्चेस कर रखी थी, तो उनकी जो रिसर्चेस थी काफ़ी मार्केटेबल इधर हो गई। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट में क्या ढूंढ सकते हैं जिनका आगे भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस हो। आइडिया ऑफ रेलेवेंस स्टिल कम्स, एंड रिसर्च डिज़ाइन हमेशा एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव का मिक्स ही होगा। कभी एक सिंगल रिसर्च डिज़ाइन नहीं चलता, कहीं नहीं लगता, दोनों का मिक्स करके ही होगा, हर जगह यही मेंशन ही करता है। और सेकेंडरी डेटा अगर आप यूज़ करें तो सेकेंडरी डेटा आप ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंडरी डेटा अपडेट भी उतनी जल्दी होती है। सेकेंडरी डेटा ईजियर टू गेट, ठीक है, लेकिन ये है कि वो डेटा जितनी जल्दी अपडेट होगा उतनी ही जल्दी आपको अपनी पीएचडी में अपडेट भी करना होगा। सपोज आपने थीसिस सबमिट कर दी, थीसिस को फिर आप बुक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, यू गॉट माय पॉइंट। थीसिस को आप फिर क्या करोगे? आप बुक के फॉर्मेट में पब्लिश करोगे, तो वो बुक के फॉर्मेट में ऐसे पब्लिश नहीं होगी जब तक आपने अपने डेटा को अपडेट नहीं किया। 2026 में थीसिस सबमिट होगी, 28 में मैंने सोचा अपनी थीसिस को बुक में कन्वर्ट कर दें, तो उसका रिलेवेंस उस समय तक नहीं होगा जब तक हमने सारे टेबल्स को 2028 के डेटा पे चेंज नहीं किया होगा। तो सेकेंडरी डेटा पे उतना ही काम करें, उतना ही डेटा लें जितना आपको अपने रिसर्च पेपर के काम में आ सके। अदरवाइज बी रेडी कि थीसिस में बार बार अपडेशन आएगा। अगर आपने 2022 में पब्लिश किया था अपना थीसिस सबमिट किया था 2022 में करें, जैसा आपने जितनी बार बताया था सीरीज स्ट्रक्चर में डेटाबेस चेंज करेंगे, बट इट माइट चेंज द रिजल्ट फाइनल। इट विल डेफिनेटली इट विल। इसी कारण तो थीसिस को हम जब
बुक फॉर्मेट में करते हैं तो हम ये मान के चल रहे होते हैं कि डेटा शायद बिल्कुल ही इरेलेवेंट हो जाए, तो आपको उसके अच्छे पब्लिशर नहीं मिलेंगे। फिर वो तो वही है कि किताब फॉर्मेट में मुझे पैसे दे के कहीं से छपवाना है, वो बात अलग है। अदरवाइज वो अच्छी जगह पे पब्लिश होंगे ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा आपका पुराना हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स भी आपके पुराने होंगे। तो रिजल्ट्स के हिसाब से ही आपको डेटा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यस, I think I'm not the right person to comment upon it. Mid semesters are going to be held sooner, probably in the first week of April. April. What about the presentations though? कुछ चीज़ों जो पेपर होंगे या कोई भी चीज़ होगी, मेरे ख्याल से सर आपको बता देंगे, सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई स्पेसिफिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ गुड टॉपिक, यू कैन डिसाइड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आप एक काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, एक बार तो आप वो पढ़ लो, ठीक है। सेकेंडली, किसी भी कंपनी का एक बार एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो। कोई भी एक कंपनी का 1 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और समझ में आ जाएगा। थर्ड इज कि कोई रिसर्च पेपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या करना है। हाँ, रेलिवेंट रहेगा। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो अभी तक की डेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कभी भी पुराना टॉपिक नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी नया जो टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड आया है वो है ESG, जो इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रिलेट करना शुरू कर दिया है। तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ESG फ्रेमवर्क है, उस पर काम कर सकते हैं। CSR पे भी कर सकते हैं। लोग CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रिलेट करने बैठते हैं, दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो CSR, ESR, ESG एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑफ इक्वल रेलेवेंस और आगे भी रेलेवेंस रहेगा, हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो इस पे क्लास भी किस चीज़ पे? तो CG और CSR पे। ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्म किया गया था इस पे क्लास Yes, sir, के yes, लिए, मैं कन्वे कर दूंगा सर। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस रेट्रोस्पेक्ट में किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन टूल और टेक्निक जो हम अप्लाई करेंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए। पुराने रिसर्चेस में जो भी यूज़ होगा उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि HR में आपके पास टॉपिक जो है वो फ्यू एंड फार है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। HR में सिर्फ HR एनालिटिक्स का है जो बताया गया था। लेकिन अगर हम बियॉन्ड सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट में हम क्या नॉवेल्टी ले आएंगे वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन हम नॉवेल्टी अपने हिसाब से नहीं ला सकते। हमें नॉवेल्टी लाने के लिए कोई फ्यूचर और डिजिटल करेंसी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर और डिजिटल करेंसी शुड नॉट बी द टॉपिक। हाँ, बट डोमेन या लॉन्च कर दिया है। हाँ, और सुनो लेवल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद फिजिकल करेंसी बंद हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड है HR, बैलेंस स्कोर कार्ड है। बैलेंस स्कोर कार्ड को अगर हम लोग हेल्थ केयर एम्प्लॉइज के लिए अप्लाई हाँ, करें तो डू यू थिंक दैट इज अ रेलेवेंट टॉपिक? इट इज। जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ करेंगे ना तो हम किसी एक पर्टिकुलर सब डोमेन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही करनी है कि कोई दो टॉपिक को या कोई दो डोमेन को हम रिलेट कर लेंगे तो टॉपिक जो है मेरा रेलेवेंस उसमें बढ़ेगा। सब डोमेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हम बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करें तो हम बैलेंस स्कोर कार्ड हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बैलेंस स्कोर कार्ड लगाना है, लेकिन
वो ऐसे सेक्टर में लगाना है जहाँ सबसे कम उसकी यूटिलिटी हो। हेल्थ केयर में अभी जनरली बहुत यूज नहीं होता है, जनरली नहीं होते ना, तो मेरी रिसर्च स्टडी क्या हो जाएगी, आप बैलेंस स्कोर कार्ड को हेल्थ केयर में लगाएं, लेकिन लगाने के बाद ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू जस्टिफाई टू दी एक्सपर्ट्स कि आपने ये टॉपिक लिया है तो क्यों लिया है। मुझे जस्टिफाई नहीं करना है, आपको उनको भी नहीं जस्टिफाई करना है, आपको बेसिकली खुद को जस्टिफाई करना है कि अगर ये टॉपिक है तो हेल्थ केयर से मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ। यू कैन से कि हेल्थ केयर में नहीं यूज हुआ है, बट इट हैज टू बी, हाँ मतलब लेसर यूज हुआ है ना, वो लेसर यूज भी हुआ है तो उसके पीछे का आपको बताना पड़ेगा फैक्ट कि यही डेटा बताता है, इस डेटा के हिसाब से बैलेंस स्कोर कार्ड सबसे कम हेल्थ में ही हुआ है। यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट which has to be endorsed by any single fact। अगर आपने फैक्ट नहीं मेंशन किया है ना तो आप चाहे जितना भी कुछ बता दो नहीं। अगर हम बोलें कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, सालों साल से चल रहा है, उसे कोई नहीं लेना। मुझे ये बताना चाहिए कि अंतिम के 5 साल में सबसे ज़्यादा PhD फाइनेंशियल लिटरेसी में हुई है, तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही एवरग्रीन है तो वो जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ हवा में बोल रहा हूँ कि अगर ये कम है या ज़्यादा है तो यहाँ पे तो चल जाएगा, एक्सपर्ट्स के सामने नहीं चलेगा। सडनली व्हेन यू से कि एज पर दी एल्सेवियर और व्हाटएवर रिपोर्ट इट इज, आई हैव बीन सीइंग कि बिब्लियोग्राफिक जो रिव्यू आया है उनके हिसाब से पता चला कि सबसे कम रिसर्च जो हुई है वो हेल्थ केयर सेक्टर और बैलेंस स्कोर कार्ड में हुई है। देन योर रिसर्च जस्टिफाई। तो रिसर्च को जस्टिफाई करने का मेथड तो यही है कि आप डेटा से जस्टिफाई कर दो, ईजीएस्ट वे। उसके बाद ना आपसे कोई सुपरवाइजर आपको कुछ बोलने वाला ना एक्सपर्ट बोलने वाला, क्योंकि डेटा कैन नॉट लाई, राइट। तो डेटा अगर आपके पास है तो फिर जस्टिफाइड है, अगर डेटा नहीं है तो कुछ नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस में, अब हेल्थ इंश्योरेंस का अगर हम इंडिया के लेवल में देखें तो योगा भी तो हो सकता है सर। एक तो अवेयरनेस लेवल देखे जा सकते हैं, ठीक है, हम एक अवेयरनेस लेवल निकाल सकते हैं। अवेयरनेस लेवल पे अपना आंसर ये आता है कि जो अर्बन एरियाज है उनमें तो अवेयरनेस है, हाँ, लेकिन रूरल एरियाज में अवेयरनेस नहीं है। तो रूरल एरिया में आप काम कर सकते हैं। आपके एरिया फाइनेंस है कि मार्केटिंग है? मार्केटिंग है। आई वॉज अबाउट टू से, क्योंकि अगर मार्केटिंग है तो हम एक काम अच्छा कर सकते हैं इसमें। हाँ, उसमें एक चीज देखी जा सकती है कि अवेयरनेस होना और उसका कन्वर्जन बाइंग हो। एग्जैक्टली, मैं यही बोलने वाला था। मैंने सर हेल्थ इंश्योरेंस बेचा हुआ है, हाँ, मैंने स्टार्टिंग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से करी थी विद ICICI, तो वहाँ पर एक अवेयरनेस है, सबको मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज गुड प्रोडक्ट, हाँ। लेकिन भैया बीमार पड़ोसी होगा हमें, हाँ, तो कुछ भाई अवेयरनेस और उसका कन्वर्जन ये इस पे किया जा सकता है। बिल्कुल। अवेयरनेस में सर ये है कि जो अर्बन एरियाज में अवेयरनेस है, हाँ, मोस्टली है अवेयरनेस, और कन्वर्जन भी रेशियो भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली है। क्योंकि एक इसमें कंसेप्ट आता है ना, एक कंसेप्ट आता है इंटेंशन टू बाय, ठीक है, लेकिन क्या वो फाइनली कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, इस पे अच्छी स्टडी हो सकती है। इनफैक्ट किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के पीछे का स्टडी जो होता है वो बेसिकली इसी कंसेप्ट पर आता है। 4 A पे काम किया जा सकता है सर, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस एंड हाँ, इनफैक्ट लोग इसको टेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर लेते हैं। सर साइकोलॉजिकल टूल्स भी एक तरह से कि कोई बताता है, कोई एक एजेंट है वही प्रोडक्ट बता रहा है तो बंदा इंस्पायर होगा उसमें ले गया, इंस्पायर हो गया का ये बहुत अच्छा, बट हो सकता है उसका कोई कलीग बताए तो वो कन्विंस ना हो, तो इट्स अ कन्विंसिंग पावर इज आल्सो वेरी डिफरेंट। राइट, जी, तभी मैंने बोला कि हम कभी भी इंडिविजुअल आइसोलेशन में कोई एक टॉपिक नहीं लेंगे, हम 2 टॉपिक या 2 कंसेप्ट को रिलेट करके करेंगे तो मेरे ख्याल से टॉपिक ज़्यादा जल्दी बनेगी। मेरा टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था, मेरा टॉपिक था फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पिक अप 2 टॉपिक्स एंड रिलेट इट, क्योंकि 2 टॉपिक से इजी हो जाएगा आपके लिए रिलेट करना, डेटा मिलना, और डेटा के बीच का रिलेशनशिप बहुत जल्दी मिल जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये टॉपिक अगर देखा जाए तो कवर्ड हो सकता है, हेल्थ केयर हाँ, हो सकता है, हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा और नए डोमेन ढूंढने पड़ेंगे। ओके, एनी मोर क्वेरीज फ्रॉम योर एंड? We'll be picking up CG and corporate governance. Global, I'll be asking sir to
हैंड ओवर। सर जैसे ब्लॉकचेन में अगर कुछ मैनेजमेंट ऑफ टेक्स्ट पे ऐसे नहीं जैसे वी हैव बीन टॉट देयर बीमा टू देयर एंड मार्केटिंग में एक्सपोज्ड टू दिस ब्लॉकचेन पे करने के लिए तो पहला काम तो यही है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि उसके लिए तो बेसिक फंडामेंटल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। सर आजकल रिसर्च में तो पाइथन में वो ऐप डेवलप करके पॉडकास्टिंग पाइथन इन फाइनेंस, पाइथन यूजिंग फाइनेंस यूजिंग पाइथन, नहीं पता नहीं है। ये एरिया छोड़, अदरवाइज पाइथन एंड फाइनेंस का इसी में ये में वो सजेस्ट करें जैसे कि डेटा कलेक्टर और एक ऐप बनाओ पॉडकास्टिंग और एक 1.5 साल से फिर उसमें अपनी पोजीशन और साथ 24 में जो है ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो पीएचडी के बाद राइट नाउ तो प्रायोरिटी शुड बी टू वर्क इट करके। अभी तक हम लोग को गाइड अराउंड रिसर्च टॉपिक कैसे रिसर्च टॉपिक सी एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही बोला गया था रिसर्च इज योर ओन बेबी, तो यू शुड बी नोइंग कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से खत्म करना है। अगर से हमको गाइड अलाउड हो जाए तो हम लोग फिर अकॉर्डिंगली बात करते हैं। टॉपिक तो मुझे जहाँ तक मेरा मानना यही है यू शुड बी क्लियर विद द टॉपिक फॉर 10% इज फिनटेक में क्या टॉपिक है? फिनटेक पे क्या टॉपिक है? फिनटेक पे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हम फिनटेक को अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट कर ले जाए तब तो समझ में ना आएगा। आउट एंड आउट फिनटेक पे लिखना थोड़ा सा हो फिर या तो फिर बिल्कुल वैसा जैसे के साथ उसकी मॉडल है यूपी एक नया मॉडल है उसका मेटा उसी के एक्सटेंशन पे मॉडल डिराइव करेगा उसके अकॉर्डिंगली कुछ नए वेरिएबल्स भी होते हैं मेरा ये मानना है तो आप अगर टीचर पेपर तभी टीचर्स के लिए कंबाइंड टू टॉपिक है फिनटेक को किसी और चीज़ से रिलेट कर सोचना पड़ेगा। जैसे कोई भी किसी को फिनटेक है फिनटेक फाइनेंशियल एसेंशियल से कर लो, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को फाइनेंशियल फिनटेक को सेल्स से कर लो, दो चीज़ तो रिलेट करनी पड़ेगी। आप बता रहे लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर में करने से पहले थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर ऑटोमेटिकली आपकी पीएचडी को शिफ्ट करके मार्केटिंग में लेके जाएगा, फाइनेंस में रखेगा। दिक्कत होती है आगे जाके हाँ तब ठीक है, क्योंकि अगर ये है बेस की मार्केटिंग के ही हो तब तो ठीक है, अदरवाइज तब ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मार्केटिंग की पीएचडी में काउंट होगी तो मार्केटिंग का जरूर से एक कंसेप्ट उठा के प्रैक्टिस करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ की टीम ऑन करनी है उस तरीके से कि क्या वर्ड ऑफ माउथ क्या ही वर्ड ऑफ हाँ बिल्कुल, तो रिलेट करना ज़रूरी है तो कंसेप्ट को साथ में। डायरेक्ट टैक्स कुछ और डायरेक्ट टैक्स के आगे सी डायरेक्ट टैक्स को अगर हम रिलेट करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए, आइडियली एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स पे एग्जिस्टिंग रिसर्चेस देख लें। अगर कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च डायरेक्ट टैक्स को लेकर स्पेसिफिकली की हुई है तभी करें, वरना नहीं करें, वरना बिल्कुल भी नहीं। जैसे टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन
हम इम्पैक्ट ऑफ अक्रेडिटेशन के 3-4 कॉम्पोनेंट पे स्टडी हाँ। करें. इट कुड बी इम्पैक्ट ऑफ अक्रेडिटेशन ऑन दी मार्केटिंग ऑफ दी हॉस्पिटल, एम्प्लॉयबिलिटी, पेशेंट सेफ्टी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ऐसे करके मतलब 5-6 कॉम्पोनेंट्स है कि हाउ इट्स एन अक्रेडिटेशन इम्पैक्ट दीज कॉम्पोनेंट्स इन हेल्थ केयर यूनिट. तो ये किस उसमें जाएगा सर, ये मार्केटिंग में तो उसमें सभी कुछ कवर हो जाएगा एक तरीके से. इट विल नॉट बी लाइक जस्ट अ मार्केटिंग और जस्ट ए ह्यूमन रिसोर्स काइंड ऑफ अ टॉपिक. क्या ये कर, आई हैव बीन थिंकिंग ऑन दिस टॉपिक बिकॉज हेल्थ केयर में अक्रेडिटेशन अभी इंडिया में तो नेसेंट, अभी तो खैर हो गए 10-12 साल, बस बट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी एनालिसिस या थोड़ी सी स्टडी की हुई है. हाँ, अक्रेडिटेशन में अभी इंडिया में है, लाइक इंडिया इज नॉट गोइंग अप विद दी एंड यू कैन गो अक्रेडिटेशन. इट. बाहर का तो एस्टैब्लिश्ड है काफी. वी आर स्टिल नाउ द गवर्नमेंट इज लाइक रियली फोकसिंग ऑन Okay, we are winding up.